रात का अंधेरा हो चुका था। महिला तेज तेज अपने घर की तरफ जा रही थी क्योंकि उसके घर पर उसके छोटे छोटे 4 बच्चे और उसका बीमार पति उसका इंतजार कर रहे थे कि महिला थोड़ा बहुत कामकाज कर जो पैसे जो खाना बनने को लेकर आई होगी वो 4 बच्चे और उसका पति उस खाने को खाएगा और सुकून से वो सो जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही महिला को 2 लड़के मिलते हैं, जिसमें एक की उम्र 17 साल, दूसरे की उम्र 16 साल। दोनों नाबालिग थे और महिला के साथ वो पहले महिला को खेतों में ले जाते हैं, फिर उसके साथ उसको मारते हैं तड़पा तड़पा कर, और फिर उसकी लाश के साथ पूरी रात वहीं पर दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं और आखिर में वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़े जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर नाबालिग लड़कों ने पूरी रात उस महिला की लाश के साथ इस घटना को क्यों अंजाम दिया? आखिर उनके दिमाग पर ऐसी हवस क्यों सवार हुई और ये घटना कहाँ की है? पूरा मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आप कपकपाने लगेंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप ये वीडियो ना देखें, इसको छोड़कर चले जाएं। तो चलते हैं और इस पूरी कहानी को जानते हैं। शायद इस कहानी को सुनते हुए आपकी आंखों से भी आंसू आने लगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मार्स है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत इतना सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो में हम आपको थैंक यू बोल सकें, आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे उनका नाम वीडियो के आखिर में लिया जाएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली का सीबीगंज है और सीबीगंज का ही बहाजुई एक गांव है। और उसी गांव में 3 अक्टूबर की सुबह जब सारे लोग उठते हैं नॉर्मली दिनों की तरह, तो अपने अपने खेतों में जाते हैं। और उसी टाइम पर जब एक जो सरनिया इलाका है वहीं पर जब खेत में पहुंचते हैं, जो खेत वाले थे, तो धान के खेत में वो देखते हैं कि एक महिला पड़ी हुई है। लेकिन महिला का जो शरीर था उसके ऊपर एक भी वस्त्र नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था। फौरन लोग अपने अपने गमछों को उस महिला के ऊपर डाल देते हैं। महिला के शरीर को देखकर लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर वार किया है, और जो कपड़ा नहीं है उससे साफ पता चल रहा था कि महिला के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। फौरन जो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, बहजुई इलाके की पुलिस मौके पर पहुंचती है। महिला के शव को उठाया जाता है। उससे पहले जैसे ही लोगों से पूछा जाता है कि आखिर ये कौन महिला है, जब पुलिस पहुंचती है और लाश को उठाने वाली होती है तो सामने से ही 4 बच्चे छोटे छोटे रोते बिलखते उस महिला की लाश की तरफ आते हैं। और साथ में एक बीमार बिल्कुल पतला सा सूखा सा एक शख्स भी था, वो रो रहा था और वो भी उस महिला की लाश के पास पहुंचता है। फौरन पुलिस पूछती है कि आखिर ये बच्चे कौन हैं, ये शख्स कौन है? तो गांव वाले बताते हैं कि ये 4 बच्चे इस महिला के हैं। महिला का नाम किरण था, महिला की उम्र 35 साल थी और ये उसका बीमार पति है जो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूरे दिन ये बिस्तर पर रहता है। इसको बीमारियां हैं, ना ये काम करता है ना कुछ करता है। इसके 4 बच्चों को और अपने पति को ये महिला पालती थी। गाँव के बाहर जाकर थोड़ा बहुत कामकाज कर पैसे कमा कर लाती, उसी से अपने बच्चों को पाल रही थी, अपने पति का इलाज करवा रही थी। काफ़ी महीनों से इसका पति बीमार था, लेकिन अब 2 अक्टूबर की रात को ये वापस घर पर नहीं आई। बच्चे भूखे प्यासे पूरी रात जागते रहे अपनी माँ के इंतज़ार में। पति रोता रहा कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ रह गई। पति ढूंढने भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो बीमार था। और 3 अक्टूबर की सुबह पता चला कि इस महिला की लाश मिली है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर गाँव के अंदर इस महिला के साथ किसने हैवानियत की, किसने दरिंदगी की? फ़ौरन जो लाश थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि जो इलाका था ये सरिया इलाका, इस इलाके में कौन कौन मौजूद था, यहाँ पर किसी ने देखा हो। पुलिस पूछताछ कर रही थी। दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जैसे ही वो आती है तो पता चलता है कि ये जो महिला थी पहले इसके सर के ऊपर वार कर इसको मार दिया गया है और उसके बाद इसके साथ गैंगरेप किया गया है। गैंगरेप में 2 लोगों की पुष्टि हो जाती है कि 2 लोगों ने तो इसके साथ रेप किया ही है। अब रेप करने के साथ साथ कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ये नहीं पता। जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है कि आखिर एक महिला को मारकर उसकी लाश के साथ हैवानियत करने वाले कौन हो सकते हैं। पुलिस अब गांव में तो सीसीटीवी कैमरास होते नहीं है और रात के टाइम घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि महिला काम कर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में सामान था, सब्जी थी, पैसे थे, दवा थी अपने पति के लिए। उसी टाइम पर महिला के साथ दरिंदगी हुई।
पुलिस चारों तरफ पता करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आखिर में जो महिला का पति था वो पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी के पास एक फ़ोन था, उस फ़ोन को उसने रात तक लगाया है, रात तक फ़ोन चालू था, लेकिन सुबह होने पर 3 अक्टूबर की सुबह पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। पुलिस को नंबर दिया जाता है। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था महिला के कातिल तक पहुंचने के लिए, सिर्फ एक रास्ता था कि महिला का फ़ोन और जो महिला की लाश के पास बिल्कुल पुलिस को नहीं मिला। इसलिए पुलिस जो नंबर था उसको ट्रैक करना शुरू करती है। अब 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर लगती है और 5 अक्टूबर को वो फ़ोन जो नंबर था वो अचानक से ऑन होता है। ऑन होने के बाद वो फ़ौरन बंद हो जाता है। उसकी लोकेशन दिल्ली की थी। फ़ौरन पुलिस दिल्ली रवाना होती है। दिल्ली में जिस जगह पर लोकेशन थी, जिस जगह की लोकेशन थी, उस कमरे पर पहुंचती है। वहाँ पर एक युवक था, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछती है कि एक फ़ोन था, वो फ़ोन कहाँ पर है। उस फ़ोन के अंदर इस नंबर को डाला गया था, जो एक दूसरी सिम भी डाली गई थी। जब उस युवक को पुलिस पकड़ती है तो वो युवक बोलता है कि यहाँ पर मेरा दोस्त आया था सरजू, जो वहीं सरियन गांव का रहने वाला है, उसके फ़ोन में मैंने सिम डाली थी। उसके बाद मैंने सिम निकाल ली, वो वापस गांव चला गया और मुझे नहीं पता कि उसका फ़ोन किसका था, किसका फ़ोन वो लेकर आया था। पुलिस वापस सरियन इलाके आती है और यहाँ पर आने के बाद सरजू को ढूंढना स्टार्ट करती है। सरजू के घर पर पहुँचती है, सरजू को गिरफ्तार करती है। सरजू की उम्र 16 साल थी। सरजू को गिरफ्तार करने के बाद वो फ़ोन सरजू के पास मिलता है। सरजू से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ पर आया। सरजू बातों को घुमाना शुरू करता है। उसकी उम्र ज़रूर 16 साल थी, लेकिन वो पुलिस को बताता है कि ये फ़ोन तो मैंने गांव के एक युवक से ख़रीदा था जो शराबी था, उससे मैंने ये फ़ोन 400 रुपये का ख़रीदा है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये फ़ोन किसका है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, उसको मारती है, पीटती है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि ये फ़ोन उस महिला के पास से हमने लिया है, महिला की हमने ही हत्या की थी, हमने महिला के साथ रेप किया। और पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि सरजू की उम्र महज 16 साल थी और वो बताता है कि मैंने ही नहीं बल्कि मेरा एक दोस्त और है विक्रम, वो गांव का रहने वाला है, उसके साथ मैंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फ़ौरन पुलिस विक्रम के पास पहुंचती है। विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्रम की उम्र 17 साल थी। अब दोनों को गिरफ्तार करने के बाद शुरू से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी उम्र 16 साल, दूसरे की उम्र 17 साल और जो महिला थी उसकी उम्र 35 साल थी, इतनी बड़ी महिला के साथ तुमने इस दरिंदगी को क्यों अंजाम दिया, आखिर तुम्हारे दिमाग पर ऐसी क्या हवस सवार हुई। जब ये सख्ती से पूछताछ की जाती है तो दोनों जो कहानी बताते हैं वो बेहद चौंकाने वाली थी। दोनों बताते हैं 2 अक्टूबर की रात वो सरियन जो रोड है वहीं पुलिया के पास बैठकर काफ़ी सारे बियर के डिब्बे लाए थे। घंटों से बियर के डिब्बे पिए जा रहे थे, उन डिब्बों को ख़त्म कर देते हैं और जब वो दोनों नशे में चूर हो जाते हैं फिर दोनों बड़े वाले फ़ोन में गंदी वीडियोस को देखना शुरू करते हैं। दोनों साथ में गंदी वीडियोस को देख रहे थे। पहला नशा, ऊपर से गंदी वीडियोस की हवस और फिर इसी बीच में वो देखते हैं कि एक महिला उनके सामने से जा रही है। रात के लगभग 8 या 9 बज चुकी थी और गांव में इतने टाइम पर सन्नाटा पसर जाता है और जब महिला को अंधेरे में अकेले में वो देखते हैं तो फिर उनकी हवस पर कंट्रोल नहीं होता और ना ही कंट्रोल इतना हो पाता है कि वो रुक जाएं। फ़ौरन वो फैसला करते हैं कि हम महिला को बेहोश करेंगे और बेहोश करने के बाद अपनी हवस को पूरा कर लेंगे। दोनों एक डंडे को लेकर जाते हैं, महिला के पीछे पीछे चलते रहते हैं और जब वो जो धान के खेत के बराबर में पहुंचते हैं तो महिला के पीछे से सर पर डंडा मारते हैं। महिला भागने की कोशिश करती है लेकिन उसको वहीं पर गिरा लेते हैं, उसके ऊपर वार करते हैं, उसके सर पर चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उसी बीच महिला चल बसती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सांसें रुक जाती हैं। लेकिन दोनों नशे में इतने ज़्यादा धुत थे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों उस महिला को खींचते हुए धान के खेत में ले जाते हैं और पूरी रात उस महिला के साथ दरिंदगी करते हैं, वहीं पर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर दरिंदगी करते हैं। उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि महिला मर चुकी थी और अगर मर भी जाती तो अभी वो इस घटना को अंजाम ही देते। और आखिर में जब सुबह होती है तो वो उस फ़ोन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और सिर्फ एक फ़ोन के लालच की वजह से वो पकड़े गए। शायद अगर उनके पास फ़ोन ना होता तो वो नहीं पकड़े जाते, लेकिन कातिल या गुनहगार कितना भी छिप ले कोई ना कोई एक ऐसी गलती ज़रूर कर देता है जिसकी बाद वो पकड़ा जाता ही है। लेकिन इसमें जो महिला थी उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए। लेकिन आप ज़रा सोच कर देखिए कि उसके छोटे छोटे 4 बच्चे थे महिला की, उसका बीमार पति था, वो पूरे दिन मेहनत करती थी, अपने बच्चों के लिए जी रही थी, ज़रा सी भी वो गलत रास्ते पर नहीं थी, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही थी, दुनिया से बिल्कुल अलग थी।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान बिल्कुल सीधा चल रहा है तो ये दुनिया उसको सीधा नहीं चलने दे रही है। उसको बिना वजह, बिना किसी गलती पर उसको मारा गया। मारने के बाद उसके साथ हैवानियत हुई, रेप हुआ। उस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन हुआ? पुलिस प्रशासन, या फिर ये शराब बेचना, या फिर ये बीच में रोडों पर बैठकर शराब पीना, या फिर ये जो वक्त के साथ साथ ये माहौल ख़राब होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा, अगर ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो माहौल ख़राब हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, सबसे ज़्यादा गलत हरकतें, चोरी, डाका, मर्डर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नशे की वजह से होती हैं। क्योंकि लोग नशा करते हैं, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं और फिर जो उनका मन होता है वो करते हैं। कोई भी सीधे साधे इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब जो आरोपी हैं उनको ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, कुछ दिन के बाद वो बाहर आएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब उन लोगों के नाम की, उनकी जो बात करते हैं, जिन लोगों ने हमारी वीडियोज़ में कमेंट किए हैं, तो उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो ये जो पहला कमेंट किया था, ये जुल्फ़िकार भाई ने किया था। इन्होंने कहा था, मैं हिमाचल से देख रहा हूँ आपकी वीडियोस, मैं यहाँ पर मशीन का काम करता हूँ। अच्छा जुल्फ़िकार भाई। और ये कमेंट किया है आलमदीन ने, माज भाई आप हकीकत बात बताते हैं, स्टोरी दिखाते हैं। मैं आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर से हूँ। तो आपका भी शुक्रिया भाई कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। और ये कमेंट किया है दानिश ने, माज भाई मेरा नाम राशिद ख़ान है, मैं मुजफ्फ़रनगर इमरान कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं और हम आपके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं। ये कमेंट किया है पूरन सिंह ने, ये बोल रहे हैं मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं फरीदाबाद से हूँ, आपकी वीडियोस रोज़ाना देखता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट किया है SK पूजा ने, भाई आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये कमेंट किया है प्रेमचंद ने, इन्होंने कहा है मेरा नाम प्रेमचंद है, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। और ये कमेंट किया है जुनैद कामते, इन्होंने कहा है मेरा नाम जुनैद कामते है, मेरा नाम भी लीजिएगा। तो हमने आपका भी नाम लिया है। ये कमेंट किया है अरशद वसीम ने, ये कमेंट किया है आदर्श विश्मोई ने, इन्होंने कहा है मेरा नाम भी लेना। और ये कमेंट किया है राशिद शेख ने, माज भाई आपकी कहानियाँ सच्ची होती हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया आपका भी भाई, आपने भी शुक्रिया लिखा है, हमने भी शुक्रिया लिखा है कि आप हमारी कहानियों को सुनते हो और हमारी हिम्मत को बढ़ाते हो, कमेंट करते हो, जिससे हम और वीडियोस बना सकें। सत्यनारायण भाई ने कमेंट किया है, माज भाई आपका वीडियो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ करूं कम है। तो आपने इतना सब कुछ बोल दिया, अब मेरी अंदर की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, जिससे आप आने वाली मुसीबत या फिर आने वाली चीज़ों को, बुराइयों से बच सकें। और ये कमेंट किया है दिलशाद खान ने, मेरा नाम दिलशाद खान है, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। भाई न्यूज़ से सीखने को मिलता है। अच्छा भाई। और ये कमेंट किया है डॉक्टर AK अग्निहोत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और ये कमेंट किया है नासिर पठान ने, माज भाई कैसे हो? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और कहाँ से हैं, ये भी बताइएगा। और जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, हम लिख लेते हैं, रख लेते हैं। और जो लोग अच्छे ज़्यादा कमेंट करते हैं उनका नाम लिखकर फिर दीवार पर चिपका भी देते हैं। और ये कमेंट किया है राफिश शेख ने, ये कि माज भैया आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ, मेरा नाम शफ़ीक़ ख़ान है, बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। नाजिम खान ने कमेंट किया है, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और सच्ची वीडियोस बनाने की हिम्मत दे। तो आपका भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फ़िलहाल मैं उन लोगों के कमेंट्स से, जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, उसका जवाब दिया है। अगर आप भी चाहते हैं आपका कमेंट्स का जवाब दिया जाए तो अभी के अभी जाकर नीचे एक कमेंट कीजिएगा, अपना नाम या फिर कोई सवाल हो वो। अगली वीडियो में हम आपका नाम भी लेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक